दो इंसान भी अगर एक दिशा में, एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं, तो उन दोनों इंसानों के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। वैसे ही अगर दो लोग विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि लफड़ा भी हो जाता है उन दोनों लोगों के बीच में। आज हम ऐसे ही दो वायर के बीच फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें करंट एक बार सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और हम देखेंगे कि इन दोनों वायर के बीच में एक बार अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और एक बार रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि करंट एक बार सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो दोस्ती होना तय है। इंसान दोस्ती कर रहे हैं, यहाँ कंडक्टर की बात है, कंडक्टर भी इंसानों की तरह व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। और अगर विपरीत दिशाओं में करंट फ्लो करती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो उन दोनों तारों के बीच में, उन दोनों वायर्स के बीच में, कंडक्टर्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, एक दूसरे को दूर भगाने लगते हैं। आज हम ऐसे एक वायर के बारे में पढ़ेंगे। एक वायर नहीं, हमारे पास दो वायर होगा जिसमें करंट फ्लो करेगी। एक बार सेम डायरेक्शन में I1 I2 करंट फ्लो कर रही है, दूसरी बार इन दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। और हम देखेंगे अभी ये जो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, उन दोनों तारों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये दोनों तार एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और यहाँ इस केस में क्या होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है फोर्सेज बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स का मतलब वायर हो गया। वायर के बीच में जो फोर्सेज लगेंगे, सिर्फ फोर्स की बात नहीं करेंगे, फोर्सेज इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा और इस वायर की वजह से इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के भीतर करंट फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है उसके आसपास, और उसके इर्द गिर्द अगर कोई दूसरा कंडक्टर आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, पक्का फोर्स लगेगा। और उस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं BIL साइन थीटा से। और यही चीज़, इसी वजह से यहाँ पर फोर्स नहीं फोर्सेज लिखा गया है, क्योंकि दोनों वायर की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेंगे। तो आज हम इसी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों वायर्स के बीच में जो दोनों कंडक्टर हैं उनके बीच में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो पहला केस है, ठीक है, पहला फिगर जो दिखाई दे रहा है और ये दूसरा फिगर है, इसमें दो वायर हैं PQRS, दो वायर है। इन दोनों वायर्स में, दोनों कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रही है I1 और I2 और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। हमने बताया था कि सेम डायरेक्शन में दो लोग चलते हैं तो दोस्ती हो जाती है, यहाँ भी दोस्ती होगी इन दोनों वायर्स के बीच में। इन दोनों वायर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। अब कैसे खींचेंगे ये अभी हम बताते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पता कर लेते हैं इसकी फोर्स की, कि किधर फोर्स से इसकी डायरेक्शन आएगी। उसके बाद हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करेंगे और इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले आते हैं डायरेक्शन पर। यहाँ देखें, ये जो पहला वायर है, पहला वायर है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है और इसकी वजह से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जाहिर सी बात है क्रिएट होगी, ये हम जानते हैं कि कोई कंडक्टर उसके भीतर I करंट फ्लो कर रही है तो वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और हमें ये पता है कि ये जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम इस राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, राइट हैंड के थंब रूल से इसके डायरेक्शन को पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को। तो मान लेते हैं ये वायर PQ में जो करंट I1 फ्लो कर रही है उसकी वजह से इस वायर के किसी एक पॉइंट पर, इस वायर के किसी एक पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालेंगे भाई, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिया है कि इन दोनों वायर के बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है, R है। इस बार भी दोनों केसेस में स्मॉल r इन दोनों वायर्स के बीच की सेपरेशन दिया गया है। तो यहाँ से इस वायर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर
कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेट करने की अभी ज़रूरत नहीं, अभी हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ डायरेक्शन पता करेंगे। ये वायर में इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिर उसके बाद इस वायर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जब करेंगे तो ऊपर से देखें हम कर क्या रहे हैं, अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कुलर फॉर्म में होगी, सर्किल के रूप में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ एक सर्किल बना लेते हैं इस वायर के अराउंड, जो यहाँ से जिसकी रेडियस r मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है, इस पॉइंट पर चाहिए हमें। बाकी और भी सारे सर्किल बनेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन हमें सिर्फ इससे मतलब है क्योंकि ये जो दूसरा वायर है इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इसके किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ऐसे सर्किल बना लेते हैं, सर्किल बना लिया, ठीक है। ये सर्किल यही दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। कैसे बताएं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से ऐसे पकड़ेंगे तो अपना जो उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। ऊपर से देखेंगे तो, नीचे से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे भी कर लें। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, देखें जरा पर यहाँ पर कि जब ऐसे आएगा ये वायर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, यहाँ पर ये होगी, और पहले वायर की वजह से इसलिए B1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, B1 लिखेंगे, ठीक है। और एक बात ये भी देख लें कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड और उस कंडक्टर में बहने वाली जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन पता हो तो आसानी से उस पर लगने वाला फोर्स भी पता कर सकते हैं। अब बताएं, पहले वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पर दूसरे वाले वायर के किसी एक पॉइंट पर फील्ड निकाल लिया हमने। जब फील्ड पता चल गया तो ये फील्ड चाहे एक्सटर्नल हो चाहे किसी वायर की वजह से हो, अगर फील्ड यहाँ मौजूद है तो इस पॉइंट पर हम ये फोर्स भी पता कर सकते हैं, कितना फोर्स इस दूसरे वायर पर लग रहा है। कैसे पता करेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उससे पता करेंगे। कैसे, अपना ये जो है 4 फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। करंट को क्या करेंगे, करंट को ये जो करंट की डायरेक्शन में ये वाला जो मिडिल फिंगर है उसको रखेंगे। करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है। फिर क्या होगा, ये जो थंब है इसी की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसकी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो देखें, अगर ये हमने जो फील्ड बनाई यहाँ पर, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो अंदर की तरफ जाएगी ना, यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये क्या है, ये लगभग ऐसे है, ठीक है, अंदर की तरफ है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से दिखा देते हैं, अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ है तो हम क्या करेंगे, 4 फिंगर को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, 4 फिंगर को इस तरीके से रखा, करंट को ऐसे रखा। फिर फोर्स किधर लगेगा, इधर, इसी प्लेन में, इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में इस वायर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। इस फोर्स को हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स दूसरे वाले वायर पर लग रहा है, इसे हम F2 सपोज कर लेते हैं। F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली दूसरा वाला जो वायर है ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मान लेते हैं दूसरा वाला वायर इस वायर के किसी पॉइंट पर जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको लिख लेते हैं, यहाँ B1 लिख लेते हैं, पहले वायर की वजह से थी। फिर उसके बाद यहाँ एक पॉइंट लेंगे और फिर इस पहले वाले वायर पर एक पॉइंट लेंगे और फिर इस दूसरे वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन यहाँ पता करेंगे। और डायरेक्शन जैसे ही पता चल जाती है हम क्या करते हैं कि भाई वहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से, दूसरे वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको देखते हैं उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। करंट इधर फ्लो कर रही है, फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे ही उंगलियों को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, और फिर ऐसे ही ऊपर से देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B2 दूसरे वाले वायर की वजह से वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ अंदर की तरफ आ रहा था, यहाँ बाहर की तरफ। चलो हम इसको इस तरीके से दिखा भी देते हैं, मतलब बाहर वाली जो फील्ड होती है चाहे करंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, सर्कल के अंदर एक पॉइंट बना देते हैं। अंदर जाने वाली, मतलब प्लेन के अंदर जाने वाली जो चीज़ होती है उसको हम इस तरीके से सर्कल के अंदर क्रॉस कर देते हैं। इस बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब यहाँ पर B1 B2 पता चल चुका है, दूसरे वाले वायर की वजह से इस पहले वाले वायर के किसी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है।
अब हम यहाँ फोर्स निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। पहले वाले वायर पर दूसरे वाले वायर की फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से क्या करें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये 4 फिंगर बाहर की तरफ रखेंगे, इस प्लेन के बाहर की तरफ। उसके बाद करंट को चाहिए हमें इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है। तो फोर्स किधर लगेगा, दूसरे वाले वायर की तरफ लगेगा। मतलब इस पॉइंट पर बात करें तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F1 यानी पहले वाले वायर पर, और इसकी डायरेक्शन इस F2 के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ हमने फोर्स निकाल लिया, बस यही मसला था। हमने क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली, फोर्स भी निकाल लिए। अब कैलकुलेट करना है तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। अभी क्या करते हैं, दूसरे वाले वायर की वजह से भी यहाँ पर फोर्स वगैरह सब कुछ इसकी डायरेक्शन को फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम डेरिवेशन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पहला वायर है, पहले वायर की वजह से दूसरे वाले वायर के किसी एक पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और फिर ये तो इसी डायरेक्शन में बह रही है करंट, तो फिर क्या होगा, यहाँ भी ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा और यहाँ भी फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। इसे हम B1 सपोज कर लेते हैं, यहाँ बना भी देते हैं अंदर की तरफ। फोर्स किधर आएगा, फोर्स जायज़ की बात है, बिल्कुल ये सिमिलर है इसके, तो ऐसे ही यहाँ पर फोर्स आएगा इसकी वजह से। यहाँ पर ये फोर्स आएगा F और यहाँ पर हो गया कितना 2 है दूसरे वाले वायर पर। लेकिन जब दूसरे वाले वायर की वजह से यहाँ फील्ड निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखते हैं। दूसरे वाले वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ लेना है और इसकी रेडियस ऐसा करना होगा कि जो अपना हम सर्किल बनाएंगे उसकी रेडियस स्मॉल r के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये अब करंट यहाँ नीचे की तरफ बह रही है, ऐसे थंब हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे और पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर से हमें दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फील्ड आ रही है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड आ रही है तो इस पॉइंट पर देखें ज़रा, इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी हमारी वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी, इस तरीके से अंदर की तरफ होगी। ये हम इसे सपोज कर लेते हैं, ये B2 है, ये अंदर की तरफ आ गई। जब ये अंदर की तरफ आ गई तो फिर हमने यहाँ फोर्स तो निकाल ही लिया था। अब पहले वाले वायर पर दूसरे वाले वायर की फील्ड की वजह से जो यहाँ पर फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये भी अंदर की तरफ आ गई है, ये अंदर की तरफ आ गई। फिर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और ये वाला जो 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे। करंट ऊपर की तरफ बह रही है, करंट ऊपर की तरफ बह रही है। अब क्या होगा, करंट जब ऊपर की तरफ बह रही है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, यानी फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। और हमने ये देखा है कि ऊपर जो हमने फोर्स लिखा है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हम फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमें फिर से, क्योंकि ये दूसरा वायर है, दूसरे वायर में करंट अपोजिट फ्लो कर रही है तो फिर से हमें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। अब फिर से देखते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ ऐसे लगाया भाई हमने, करंट नीचे बह रही है, फोर्स किधर लगेगा, इधर राइट वर्ड में लगेगा, ठीक है, अंदर नहीं बाहर की तरफ लगेगा। और यही मिस्टेक था, यहाँ पर जो F2 होगा वो बाहर की तरफ आएगा। यहाँ देखा हमने कि जो F1 है और F2 है, F1 और F2 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए भाई, एक तरफ नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ जो है ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये रिपेल करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लग रहा है दूसरे वाले वायर पर बाहर की तरफ लग रहा है, दूसरे वाले वायर की वजह से पहले वाले वायर पर बाहर की तरफ लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, ये भी इसके ऊपर पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर के ऊपर अंदर अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है और दूसरा वाला वायर पहले वाले वायर के ऊपर भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, और यहाँ होगा रिपल्सन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं डेरिवेशन पर। डेराइव कैसे करेंगे, बिल्कुल यही किसी एक केस को पकड़ लेते हैं, फिर बाकी दूसरा वाला केस उसके सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है यहाँ सिर्फ मैटर है रिपल्सन और जो है अट्रैक्शन का, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स हमेशा बराबर में रहते हैं, F1 बराबर F2 होता है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो F1 बराबर -F2 होता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है क्या होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक दूसरे की तरफ होती है। बस इतना सा अंतर है। अगर हमने एक केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया है, फोर्स निकाल लिया किसी एक वायर पर दूसरे वायर की वजह से, दूसरे वायर की फील्ड की वजह से, तो दूसरे केस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिमिलरली हम लिख लेंगे।
चले आते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे हमने फिगर बनाया था वैसे वैसे डेरिवेशन भी करेंगे, वैसे वैसे डेरिवेशन करेंगे। ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले सबसे पहले निकाला था हमने, पहले वाले वायर की वजह से दूसरे वाले वायर के किसी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 की वैल्यू निकाली थी हमने। अब यहाँ लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन वायर, वायर कौन सा वायर है ये अपना वायर RS है, RS ड्यू टू PQ, जो PQ वायर है ड्यू टू करेंट फ्लोइंग इन PQ। अब थोड़ा सा स्पष्ट हुआ, PQ वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से इस दूसरे वाले वायर के RS वायर के किसी एक पॉइंट पर हम फील्ड की जो वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे। जो B1 था वही यहाँ पे फील्ड की वैल्यू है, इस B1 को हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे आएगा, हमें पता है कि इसी एक वायर की वजह से उसके सराउंडिंग में किसी एक पॉइंट पर जो फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट, और फिर करंट कितनी इसमें बह रही है, पहले वाले वायर की वजह से है तो I1 लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे लिखते हैं 2 पाई, और उसके बाद जितनी डिस्टेंस पर इस वायर से जितनी डिस्टेंस पर, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमें पता करना होता है उस वैल्यू को लिखते हैं 2 पाई R डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं तो ये हो गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया, इसे हम ऐसे ही कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं, जब फील्ड निकल गया तो यहाँ दूसरे वाले वायर पर हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, अब हम फोर्स निकालेंगे ऑन सेकेंड वायर RS वायर पर, और इस फील्ड की वजह से, क्योंकि ये फील्ड इसकी वजह से क्रिएट हुई है, चाहे वो अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, चाहे जैसी फील्ड हो, इस पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू है उसकी वजह से फोर्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे एक्सटर्नल फील्ड किसी मैग्नेट की वजह से यहाँ क्रिएट की गई हो, चाहे किसी वायर की वजह से, जब फील्ड है तो उस वायर पर जिसमें करंट फ्लो कर रही है उस पर फोर्स लगना तय है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ जो F2 निकलेगा, F2 निकालेंगे। अब लिखेंगे, बात करेंगे फोर्स ऑन अ पॉइंट, at a point on RS due to the field of wire PQ। ठीक है, और ये जो वायर PQ की वजह से फील्ड वो कौन सी है, B1 है। ठीक है, या फिर हम बात करें, यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्यू टू आप B1 भी लिख सकते हो कि B1 की वजह से, जो फील्ड B1 है उसकी वजह से दूसरे वाले वायर पर जो फोर्स लगेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर F2 जो लिखेंगे वो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको लिखते हैं B, तो B यहाँ पर B1 लिखेंगे। करंट जो दूसरे वाले वायर में फ्लो कर रही है I2, फिर क्या करते हैं, इसकी लेंथ लिखते हैं। दोनों की लेंथ को हमने सपोज कर लिया, सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल l। ठीक है, इसको स्मॉल l सपोज कर लेते हैं, छोटा l। दोनों वायर की जो लेंथ है बराबर है, यहाँ जो चारों हमने लिया है चारों वायर की लेंथ बराबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, l लिखेंगे, और देखना ये होता है कि B के साथ इस l का एंगल कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे। थीटा के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। जो l है, L और B, यहाँ देखें जो L और B है, जहाँ से बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो अपना B आया हर बार इस प्लेन के या तो बाहर की तरफ आया है आउटवर्ड डायरेक्शन में, या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में आया है। और ये अपना वायर है, ये इस तरीके से इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में है, इस प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो देखें, चाहे बाहर हो फील्ड, चाहे बाहर फील्ड हो, चाहे अंदर फील्ड हो, चाहे बाहर फील्ड हो, चाहे अंदर फील्ड हो, हर बार इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब हम यहाँ सीधा सा साइन 90 डिग्री लिख देंगे, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं आराम से 1 हो जाती है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ F2 आ जाएगा हमारे पास। B1 की वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ रख देते हैं। अब B1 की वैल्यू है कितनी, म्यू नॉट I1 है, और उसके बाद 2 पाई R है, और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे I2, और उसके साथ L भी लिखेंगे। और ये F2 आएगा, फोर्स ऑन एट अ पॉइंट ऑन द वायर RS वायर पर, जो पहले वाले वायर की फील्ड की वजह से है। ठीक है, अब ये फोर्स आ गया, F2 आ गया। ठीक है, F2 आ गया।
अभी हमें क्या करना, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं और थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। F2 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट, और उसके बाद I1 I2 है, इसको एक ही साथ लिख लो, I1 I2। उसके बाद नीचे 2 पाई R करो, और ये L थोड़ा सा दूसरी जाति का है, इसको अलग कर लो भाई, ठीक है। वैसे इंसानों में ऐसा नहीं करना होगा भाई, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये दूसरे मतलब जाति का होने का मतलब ये है कि ये दूसरे टाइप का है। L जो है I1 I2 एक साथ थे, दोनों करंट थे, तो इसको थोड़ा सा अलग कर दिया भाई हमने। बाकी इंसानों में इस तरह का भेदभाव नहीं करना है, ये ध्यान देना आप लोग। और ये जो L है, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, और इसी की ज़रूरत है हमें। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी F2 अपॉन में L कितना आएगा, यहाँ पर सिंपल सा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R आएगा, ठीक है, 2 पाई R आएगा, ये वैल्यू आ गई। ये फोर्स आया F2, ठीक है, ये जो फोर्स आया है वो F2 आया है, दूसरे वाले वायर पर लगने वाला फोर्स। अब यही वायर, अब फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले वायर की वजह से पहले वाले वायर के किसी एक पॉइंट पर B2 जो आएगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा उसका, डायरेक्शन भले अलग होगी, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है। तो जो F1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो पहले वाले वायर पर फोर्स आएगा वो भी तो इसी के बराबर होगा। मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं F1 F2 वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, अपॉन में L कर लेते हैं, दोनों बराबर होंगे। अब जब हम बात करेंगे यहाँ दिशा की, डायरेक्शन की, तो जो F1 होगा, देखा हमने F1 की डायरेक्शन यहाँ पर राइट वर्ड है। अगर राइट वर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट वर्ड को क्या लेंगे, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव लेंगे। ये दूसरा वाला जो फोर्स है वो F2 है। अगर ये F1 वाला फोर्स राइट वर्ड में है, इसके वेक्टर को लिखा हमने, और जो F2 है लेफ्ट वर्ड है, तो लेफ्ट वर्ड वाले को माइनस लिखेंगे, माइनस ऑफ F2 कर देंगे। ये वेक्टर के फॉर्म में बात हो गई। बाकी अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इस तरीके से मॉड लगाते हैं और ये मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अगर हम यहाँ भले माइनस F2 कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो मॉड निकालेंगे तो फिर से ये F2 का ये जो है मॉड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर होगा, डायरेक्शन दोनों अपोजिट होंगी, बस इतना सा अंतर है। देखें, अब ऐसा जब आ गया कि F1 बराबर माइनस F2 आ गया, तो यहाँ ये जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, क्या होता है, अट्रैक्शन यहाँ क्रिएट होता है। और सिमिलरली अगर हम इस केस में बात करें, यहाँ भी F1 F2 मैग्नीट्यूड हर जगह दोनों का F1 F2 यहाँ पर भी सेम आएगा। बस मैटर क्या होगा इस बार कि जो F1 है और F2 है वो क्या हो रहे हैं, दोनों इस तरीके से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। F1 है इधर भाग रहा है और F2 भी उधर भाग रहा है। ये पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला वायर पहले वाले वायर पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। मतलब यहाँ अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन की, इस वाले केस में डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो F1 होगा, अगर वेक्टर की बात करते हैं तो F1 बराबर सीधा सा F2 हो जाएगा, वेक्टर की बात करते हैं तो। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फिर से वही चीज़ है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा जो पहले वाले केस में आया था, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन इस केस में होगा क्या, यहाँ रिपल्सन होगा। रिपल्सन यानी ये जो वायर हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इंसानों में भी ऐसा अक्सर होता है, यही होता है ना, साथ चल रहे लोग जो है दोस्त बन जाते हैं और जो कोई दूसरा उधर से आ रहा है तो उसके साथ पंगा हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, मार दाड़ होती है भाई। तो ये हुआ, आज हमने देखा कि फोर्स जो लगता है दो वायर के बीच में, अगर उसमें करंट फ्लो कर रही है तो एक जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दूसरा रिपल्सिव फोर्स लगता है। ये डिपेंड करता है कि करंट किधर फ्लो कर रही है, करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है या फिर दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। अगर अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करती है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, भाग जा भाई, मेरे पास मत आना, ठीक है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम भाग जाओ यहाँ से, ऐसा वाला केस होता है। अब हमने फार्मूला तो जान लिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला हमने जान लिया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R है। R इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस है, सेपरेशन कह सकते हो आप, डिस्टेंस कह सकते हो, दूरी कह सकते हो, दूरी है ये, दूरियों को रखना ज़रूरी है, ठीक है। इंसानों के बीच में भी दूरियाँ रहती तो प्यार थोड़ा सा बना रहता है, अगर दूरियाँ कम हो जाती तो क्या होता है, प्यार भी थोड़ा सा गायब हो जाता है, उसका फीकापन जो है नज़र आने लगता है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फार्मूला है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ये पूरा जो फार्मूला है जो डेरिवेशन के बाद आया है वो आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाए और उसे हम भूलें नहीं,
ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं ना उसे भूलते नहीं हैं, क्योंकि दिमाग हमारा जब प्रैक्टिकली भी उस काम में लगता है, उस चीज़ के साथ लगता है, जुड़ता है, तो वो चीज़ भूलती नहीं है। वो चीज़ें क्या होती हैं कि बिल्कुल परमानेंटली हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। आज भी हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन में, और फिर सीखेंगे कि कैसे फार्मूले को अप्लाई करना है, कैसे चीज़ों को रखना है, और डायरेक्शन वगैरह सब कुछ कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के सहायता से, इसी फार्मूले की मदद से। बच्चों, तो ये वायर है हमारे पास, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और इसके नीचे एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर शेप में लूप दिया गया है, और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि इस लूप पर कितना फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जो फिगर में दिया है वो तो सामने दिख रहा है। और स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर, यानी साइड की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा। कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ये जो लूप के अंदर करंट फ्लो कर रही है, इसको I1 सपोज कर लेते हैं, कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की। स्केप्ड नियर एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब इसको एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के पास रखा गया है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर I2 बात कर लेते हैं, और ये I1 है, ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है उस वायर में जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब अनंत लंबाई वाला है। इन द सेम प्लेन एज सोन इन फिगर, जैसे यहाँ दिखाया गया है, एक ही प्लेन में करंट फ्लो कर रही है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप ड्यू टू वायर, इस लूप पर क्या किशमिश रखे हैं, देखो वहाँ खा लो। तो इस लूप के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता करना है। देखें यहाँ पर ये जो लूप सामने दिखाई दे रहा है, इसके पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि भाई 2 करंट कैरिंग वायर हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से हम किसी एक वायर पर दूसरे वायर की वजह से फोर्स निकाला था हमने, और इस फोर्स की वैल्यू थी μ0 I1 I2 अपॉन में 2πr थी। जो r था वो दोनों वायर के बीच का सेपरेशन था। यहाँ पे कुछ ऐसे केस बन रहा है, देखें ये जो अपनी AB साइड है इस लूप की, और इस वायर को देखें, सेम साइड में करंट फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में, और ये जो CD साइड है इसकी, और ये जो करंट को देखें, करंट कैरिंग वायर को देखें यहाँ लॉन्ग वाले, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। 2 प्रकार से यहाँ फोर्स आएंगे, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। उन दोनों फोर्स का हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स, और वही फोर्स हमारा जो है इस पूरे फोर्स की बात जहाँ क्वेश्चन में की जा रही है, जो पूछा जा रहा है वही उसके लिए फोर्स होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो अपना AD है, DA और BC साइड, ये वाली साइड, ठीक है, एक तो ये साइड, एक तो ये साइड, इसकी वजह से, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग यहाँ जो करंट फ्लो कर रही है, पहले वाले जो वायर में करंट फ्लो कर रही है 90 डिग्री पर करंट फ्लो कर रही है, यानी कि परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रही है, और ये वायर इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो फील्ड वगैरह निकालेंगे, फिर उसके बाद जो फोर्स आएगा ना, तो ये दोनों फोर्स जो आएंगे इस वाले AD और BC पर जो फोर्स आएंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल आएंगे, ठीक है, अपोजिट और इक्वल आएंगे। चलो हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर हमने यहाँ अपोजिट की बात करते हैं, यहाँ पर जो फोर्स आएंगे वो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। मान लिया है F1 फोर्स आया और इधर F2 फोर्स आया, तो जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों साइड की वजह से, इन दोनों लूप में जो ये दोनों साइड है BC और DA, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बस बचता है AB साइड और CD साइड। इसकी वजह से इस लूप की इस दोनों साइड पर जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, फिर घटा देंगे या जोड़ेंगे, जो भी आएगा, फिर उसके बाद वही रिजल्टेंट फोर्स आएगा। यही हमें यहाँ पता करना है। तो चलते हैं भाई सोल्यूशन पर, सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं। हमें पता है कि ये जो लूप है 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, और लूप का जो साइड है, यानी जो स्क्वायर लूप है, उसका साइड 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मीटर में बदल लेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद देखें, ये जो पहला साइड है AB साइड, इसमें 1 एम्पेयर की करंट बह रही है, कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो हमारे लिए यही R हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद मीटर में इसको चेंज करेंगे -2 और करके फिर मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। इस 10 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 करके और मीटर में बदल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये भी कर लेंगे। और दूसरा जो CD साइड है वो इस वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, इसे हमें पता करना पड़ेगा। और ये कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर पर है। क्यों? क्योंकि जो ये
स्क्वायर लूप है वो स्टार्ट ही हो रहा है 10 सेंटीमीटर पर, बाकी 20 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो कुल मिलाकर के ये वाला जो वायर है वो इस वायर से 30 सेंटीमीटर पर होगा। इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे या फिर 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर हम मान लिया इसको R1 मानते हैं तो ये R2 है, दोनों बार के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो 2 बार हम फोर्स निकाल लेंगे, R2 लिख लिया भाई हमने। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या है, 2 वायर करंट करेंगे, वायर की वजह से जो फोर्स लगता है दोनों पर, म्यूचुअल फोर्स, या तो इसकी वजह से इस पर या इसकी वजह से इस पर, उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, F1। चलो हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर, ये F1 की बात कर लेते हैं, इस पर F1 मान लिया फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, F1 F2 कन्फ्यूजन ना होना। ठीक है, इस पर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो F1 जो फोर्स लगेगा पहले वाला जो साइड है AB साइड पर, इस लूप की AB साइड पर जो फोर्स लगेगा उसकी बात कर लेते हैं, कितना होगा, म्यू नॉट, और करंट I1 I2 होगी, I1 I2 अपॉन में क्या करते हैं 2 पाई, और फिर क्या करते हैं R करते हैं। ठीक है, 2 पाई R करते हैं, R1 यहाँ लिखेंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद उस वायर की लेंथ को भी लिखना पड़ेगा। एक तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो हमें इसकी वजह से इस पर निकालना, तो इसका लेंथ तो लिखना ही पड़ेगा। इसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर साइड है तो सारी साइड इसकी 20 सेंटीमीटर की है, लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जो हम पहले से यहाँ बात कर रहे हैं, ये जो लेंथ है वो कितनी है भाई, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। 20 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएंगे, ये लेंथ आ गई। बाकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम, या फिर क्या करें, दूसरा वाला फोर्स निकाल लेते हैं। इस दूसरे वाले एंड पर जो CD साइड है, इस पर इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इसको निकाल लेते हैं। इस बार केवल सेपरेशन बदल रही है, सेपरेशन के बाद 30 सेंटीमीटर हो जा रही है, और फिर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, और फिर I1, और फिर क्या करेंगे, I1 तो है ही, और इसमें करंट सपोज इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम करंट फ्लो कर रही है, I1 बराबर 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, I1 I2, और उसके बाद नीचे 2 पाई, और लेकिन डिस्टेंस क्या है, इस बार इस वाले साइड की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, और इसे हमने R2 सपोज किया है। बाकी लेंथ क्या है, इस बार भी सेम ही है। ठीक है, अब देखें कि एक बार यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ इस वाले साइड के लिए डिस्टेंस कम है, तो फोर्स किसका ज़्यादा आएगा, फोर्स यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम है और डिस्टेंस नीचे आ रहा है, फोर्स के एक्सप्रेशन में डिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकालें यहाँ पर, नेट फोर्स, उसमें क्या करेंगे हम, नेट फोर्स निकालते हैं तो जो बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं, और फिर वही डायरेक्शन भी हो जाती है, बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन ही रिजल्टेंट फोर्स की या नेट फोर्स की डायरेक्शन भी हो जाती है। तो F1 बड़ा है, F1 क्या है, बड़ा है भाई, F1 जो है वो F2 से बड़ा है। इस वजह से क्या करें हम, यहाँ पर F1 में से F2 को घटा देंगे, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। वेक्टर फॉर्म में नहीं है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। बाकी हम डायरेक्शन बता देंगे, क्योंकि जो F1 बड़ा है अगर, तो F1 की डायरेक्शन ही रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक, अब देखें यहाँ पर जो F1 है उसकी वैल्यू को यहाँ देखते हैं। अब यहाँ कॉमन क्या क्या है, देखिए ये ऊपर वाली पूरी चीज़ तो कॉमन है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ R1 और R2 में डिफरेंस है, बाकी सब पूरा चीज़ कॉमन है। मतलब म्यू नॉट I1 I2 और उसके बाद L भी है, अपॉन में 2 पाई है, और उसके बाद ब्रैकेट में लगाते हैं और ये 1/R1 हो जाएगा। यही अलग था तो इसको भाई हमने अलग कर दिया, अलग ब्रैकेट में कर दिया। वैल्यू अब रख लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, यहाँ 2 पाई है। ठीक है, या फिर सीधी सीधी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू, और नीचे जो 2 पाई है उसको 2 पाई रखो ही, बाद में काट लेना। बाकी I1 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, फिर L कितना है, L अपना है 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻² करेंगे। उसके बाद करेंगे बात इसकी जो अंदर है 1/R1 और 1/R2 की। ठीक है, और इसमें भी 1/R1 जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 का मतलब ये हो गया 10 × 10⁻², और ऐसे ही यहाँ पर ये कितना है, दूसरा वाला जो एंड है वो 30 सेंटीमीटर पर है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस देखेंगे हम, ये दूसरी जो साइड है इस वायर से 30 सेंटीमीटर पर है। इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। अब 10⁻² यहाँ भी कॉमन दिख रहा है हमें, अब पूरा, अब चाहे तो हम क्या करें, यहाँ 10 भी कॉमन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ 1 से यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो 10 भी कॉमन दिख रहा है। क्यों ना हम ऐसा करें, 10⁻⁻1 कर लेते हैं यहाँ पर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ऊपर जा कर के 10 हो जाएगा,
और इसमें क्या करेंगे, ये जो ऊपर जा कर के ये भी 10 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारे पास यहाँ देखते हैं, सबसे पहले काटते पीटते हैं, इसको 2 आ जाएगा। यहाँ जो वैल्यू आई है 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 4 और ये 2 मल्टीप्लाई फिर से कर लो 8 हो जाएगा। मतलब 80 या फिर 8 करते हैं और फिर 10 टू द पावर माइनस जो 2 है उसको -1 करेंगे और -1 के साथ ये -7 -8 हो जाएगा। फिर बाकी बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ जो क्या होगा, यहाँ हमने क्या किया भाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 टू द पावर -1 आ गया है, ऊपर जा कर के 10 हो जाएगा। यहाँ जो बात करेंगे 10 टू द पावर -1 यहाँ भी हो चुका है, ऊपर जा कर के 10 हो जाएगा, मतलब 10/3 हो जाएगा ये वैल्यू। अब इसी को सॉल्व करना है, 8 इंटू 10 टू द पावर -8, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 तो ऐसे ही कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचा क्या 1 -1/3 इंटू 10 में 10 हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, 8 इंटू 10 टू द पावर -7 बचा यहाँ पर, -7 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ जो हम करेंगे वो क्या आएगा 2/3 आएगा। अब 2/3 यहाँ से 3 से भाई कुछ डायरेक्टली कटने वाला नहीं है, डेसिमल में आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 होगा, 16/3 इंटू 10 टू द पावर -7 आया है। और यहाँ जो फोर्स की वैल्यू आएगी उसे हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। अभी हम 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाता है, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 3, ये जो फोर्स आया है, अभी जो फोर्स आया है हमारे पास वो कितना आएगा, फोर्स नेट फोर्स जो आया है वो कितना आएगा 5.33 और उसके बाद 10 टू द पावर -7 इतने न्यूटन का फोर्स आया है, जो इस पूरे लूप पर लगेगा, दोनों साइड का मिला करके इतना हमें लगेगा। बाकी F1 की, अब बाकी नेट फोर्स की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो F1 की डायरेक्शन में होगा। अब F1 कैसे लगेगा ये देख लेते हैं। पहले वाले इस लूप के साइड पर कितना फोर्स लग रहा है ये तो हम निकाल चुके हैं, इसको भी पूरा नेट फोर्स भी निकाल चुके हैं। ये जो डायरेक्शन F1 की है वही नेट फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। तो F1 डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है और इसकी वजह से जो फील्ड आएगा, ध्यान देते हैं, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो हम ऐसे निकालेंगे। ये करंट की डायरेक्शन है, अंगूठा यानी थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, और यहाँ ऐसे इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। हाँ क्या करोगे, अच्छा ठीक। तो बच्चों जो ये यहाँ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है उसकी वजह से इस साइड के किसी पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू होगी, वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, वैल्यू निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हम फार्मूला यूज़ किए हैं, लेकिन इस फील्ड की डायरेक्शन ज़रूरी है, ये चाहिए हमें, तभी हम इस साइड पर फोर्स निकाल पाएंगे। F1 यानी जो फोर्स F1 है उसकी जो डायरेक्शन होगी वही नेट फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। तो हमें डायरेक्शन पता करना था, इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये यहाँ फील्ड अंदर की तरफ होगी क्योंकि हमने जब यहाँ अपने राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और करंट डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिर ऐसे हम इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो करंट जो फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगी। यहाँ अंदर तरफ फील्ड है, फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस करंट को देखना होगा, इस फील्ड को देखना होगा, फिर फोर्स निकलेगा। अब हम ऐसे क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और यहाँ पर ये जो 4 फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं अंदर की तरफ, इस प्लेन के अंदर की तरफ, व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन में अपना जो मिडिल फिंगर है उसको रखते हैं। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये F1 का डायरेक्शन आ गया, F1 जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो इतना लगेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसकी वजह से कहाँ लगेगा, इसकी वजह से F2 जो है नीचे की तरफ लग रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको दोनों को घटाया था। F1 में से F2 घटाया था, F1 देखा हमने बड़ा आ रहा था इस वजह से। और जो नेट फोर्स की डायरेक्शन वो F1 की डायरेक्शन ही होगी। यहाँ क्या लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा फोर्स, ठीक है। इस लूप में 2 साइड थी, दोनों साइड पर हमने फोर्स निकाला, देखा हमने कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो बड़े में से छोटे को ही घटाते हैं, नेट फोर्स वही आता है। फिर डायरेक्शन के लिए हमने ये पता था कि भाई F1 में से F2 घटाए हैं तो जो बड़ा वाला फोर्स है उसी की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। फिर नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने F1 की डायरेक्शन निकाला, बिल्कुल जो अपवर्ड आई है, तो अपवर्ड ये डायरेक्शन जो है वो नेट फोर्स की भी डायरेक्शन हो जाएगी। तो बहुत ही आसान था, हमने ये फार्मूला यूज़ किया जो अभी हमने निकाला था कि 2 करंट कैरिंग वायर हैं और 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रही है। तो उन दोनों वायर्स पर एक दूसरे की वजह से जो फोर्स लगता है वो एक प्रकार का रिपल्सिव फोर्स होता है, एक प्रकार का
ये जो दूसरे प्रकार का जो है अपना अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आता है। ठीक है, तो करंट फ्लो करने की वजह से दोनों करंट करिंग वायर हैं, पैरेलल हैं, तो फोर्स लगता है। उस फोर्स के लिए आज हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, उसके लिए फार्मूला डिराइव किया। उस फार्मूले को हमने बकायदा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी है कि कैसे उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा, अगर करंट करिंग वायर है तो राइट हैंड का थंब रूल लगाते हैं। अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये वाला रूल, ये फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होता है, ये करंट की डायरेक्शन होती है, और ये होता है अपना फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था आज का पूरा क्लास, जो आज हमने ये फोर्स, हमारे पास टॉपिक था फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, करंट करिंग कंडक्टर्स हैं ये। तो आज हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप सबको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, और हम उस चीज़ को ज़रूर क्लियर करेंगे, उस डाउट को क्लियर करेंगे जो आपके ब्रेन में अभी अभी निकला है, अभी अभी आया है। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।